18 जून को वाराणसी पे जाएंगे पीएम। चुनाव बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे पीएम। मोदी मंत्रियों ने संभाली जिम्मेदारी। अश्विनी वैष्णव ने रेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय संभाला। जयशंकर ने विदेश मंत्रालय। संसद में 18 जून से शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। 543 सांसदों को प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे शपथ। कल आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। आलाकमान के नेता रहेंगे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार है, लेकिन कहा गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची और हमें जवाब चाहिए। मध्य प्रदेश राजस्थान में प्रिय मानसून बारिश की शुरुआत। आज 35 जिलों में अलर्ट। गुजरात में 13 जून तक पहुंचेगा मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं आतंकवाद का शिकार जयपुर का परिवार। राजस्थान के जयपुर चौमू में एक ही परिवार के 4 लोगों की जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में मौत हो गई है। अभी तक जो शव है उनके पैतृक आवास नहीं पहुंच पाया है। केंद्र और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए और मृतक के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलवाने की मांग को लेकर चौमू तहसील मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। सरकार के अधिकारियों की अनुपस्थिति और ये दर्शाती है कि ये सरकार इस परिवार के साथ दुख की घड़ी में शामिल नहीं है। जम्मू कश्मीर में रियासी आतंकी हमले में मारे गए चौमू के परिवार के 4 शवों और एक घायल को ट्रेन से जयपुर लाया गया। शवों को कार से चौमू और मुरलीपुरा भिजवाया जाएगा। बीते रविवार को जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले में कानपुर का एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। परिजनों को युवक के आईसीयू में भर्ती होने की जानकारी मिली है, लेकिन उसके बाद का हाल अब तक नहीं पता चला। घायल युवक की मां और बड़ा बेटा, उनकी बहू उसकी खबर जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। परिजन युवक की फोटो हाथ में लेकर दरवाजे पर उसके इंतजार में बैठे हैं और परिजनों का कहना है कि एसडीएम का फोन आया, जिन्होंने बेटे की भर्ती होने की जानकारी दी और अब तक ना कोई स्थानीय प्रशासन आया, ना कोई पुलिस अधिकारी जानकारी देने के लिए। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले में कानपुर का युवक दिनेश भी गंभीर रूप से घायल हो चुका है। इस वक्त हम जवाहर नगर में उसके घर पर मौजूद है। हमारे साथ उसके परिजन है, बातचीत करना चाहेंगे। माता जी, क्या नाम है? निर्मला। माता जी, कैसे सूचना मिली थी आपको? हमें जो सूचना मिला है वहाँ से थाने पर से पुलिस की ही ना वहाँ से गोंडा से हमें सूचना मिला है। अब क्या स्थिति है उनकी? और जब फोन किए रहे ठीक है, जब सर में चोट ज्यादा लग गया, पैर फेंकता वो था। गया है यहाँ से? यहाँ से क्यों नहीं गए, गांव से 3 लोग गए गाड़ी से, 3 साधन। कोई स्थानीय नेता मदद के लिए आया हो आपके पास में? क्यों नहीं आए, मदद के लिए चाहिए। देखिए, इतना बड़ा मामला हो जाने के बाद भी पीड़ित परिवार के पास अभी तक कोई स्थानीय नेता नहीं पहुंचा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद, उनसे बात करेंगे। भैया, एक मिनट खड़े हो जाइए जनाब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति श्रीवास्तव। किस तरीके से आप लोग को सूचना मिली कि वो घायल है? मेरे पास एडीएम का फ़ोन आया था मोबाइल पे, जैसे कि मैंने उनसे कहा कि पीड़ित की क्या हाल चाल है, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई अपडेट मुझको नहीं मिली हुई है, 4 घंटे बाद अपडेट कुछ मिलेगी शाम तक, तो मैं आपको सूचना करूँगा। फिलहाल उनका कोई फ़ोन नहीं है। शाम को पीड़ित के गाँव से, मतलब वहाँ से जम्मू कटरा से अस्पताल से पीड़ित के परिवार को फ़ोन आया था। लड़के ने बात करी है कि मेरा घायल हूँ, मेरे सर पे चोट आई है, पैर पे चोट आई है, वहीं भर्ती हूँ आईसीयू में। लड़के से बातचीत हो रही है? लड़के से कल रात में बात हुई है। अब क्या स्थिति है आगे की? अभी स्थिति तो आपको कल रात ही में बात हुई, अभी तो कोई स्थिति का हम लोग को पता नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे हैं, गांव से इन लोग के जो परिवार और चाचा चाची गए थे,
वहाँ से एक गाड़ी से कुछ लोग गए हुए हैं वहाँ पे देखने के लिए। अब आज पहुँचे हुए हैं, अब उनसे कोई संपर्क होगा तो सूचना मिलेगी। वहाँ पे तो जानते हैं कि मोबाइल वोबाइल कुछ चलता नहीं, वाईफाई के जरिए से थोड़ा बहुत जो बात आता हो जाए। बाकी मिलिट्री रहती वहाँ किसी को बात करने नहीं। कानपुर क्या कोई अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी हो या फिर कोई नेता जिसने इस परिवार से कांटेक्ट किया होगी? भाई अभी तो हमारे नए सांसद बने हुए वो दिल्ली में सफर में थे। बाकी मैं खुद ही भाजपा का नेता हूँ इस वार्ड में। कोई अधिकारी आया अभी तक? अभी पास कोई अधिकारी नहीं आया, प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया हुआ है। भाजपा की तरफ से मैं खुद यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे संघ के और सारे संघ के लोग आए थे अभी सवेरे इनके पास। जो मदद के लिए कहा गया कि इनको कोई मदद की ज़रूरत है तो पूरी इनको करी जाएगी। अगर आपको जाने में असुविधा लग रही, पैसे नहीं है, तो उसकी भी मदद कराने की हम लोग ने जिम्मेदारी ली हुई है। अभी जैसे मेरे सांसद जी तो दिल्ली में है, जैसे ही आते हैं तो मैं इस उनसे तरीके की मदद का आश्वासन दिया था जो लोग आए? अभी मतलब पैसे से कि कहा गया था कि आपके पास जाने आने के नहीं है। वैसे सरकार ने तो मुआवजे का ऐलान कर ही दिया है कि मृतकों को 10 लाख रुपए और जो घायल हुए उनको 50-50 हजार रुपये मिलेंगे, सरकार तरफ से मदद मिलेगी। तो देखिए, आपने सुना कि इस पीड़ित परिवार के पास अभी तक कानपुर का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और ना ही स्थानीय नेता आया है। अब देखने वाली बात होगी कि कानपुर के प्रशासनिक अधिकारी कब जागते हैं। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। बढ़ते आगे बात करते हैं बलियान का वार सोम का पलटवार। लोकसभा चुनाव पर संजीव बलियान के हार पर संगीत सोम ने निशाना साधा और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने हार से बौखलाए संजीव बलियान को बड़ी सलाह दी। क्या कुछ कहा सलाह देते हुए, वो आपको सुनाते हैं। पश्चिम यूपी की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हार से बौखलाए संजीव बालियान ने यूपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम पर हार का ठीकरा फोड़ दिया है। बड़े आरोप प्रत्यारोप कल मुजफ्फरनगर में लगाए। संगीत जी, बड़े आरोप प्रत्यारोप कल जो है लगाते हुए नजर आए। अब ये तो आपको बालियान जी से पूछना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित और समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, मैं किसी प्रत्याशी के लिए काम नहीं करता। और मेरी जिम्मेदारी मेरी सरदना विधानसभा की थी, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, बराबर रही है। संगठन से भी मांग की है कि संगीत सोम पर बड़ी कार्रवाई की जाए, सुरक्षा में भी कटौती की मांग संजीव बालियान कहीं ना कहीं कल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या पूरे ये सुरक्षा देना ना देना संजीव बालियान जी का काम नहीं है या किसी का नहीं है। सुरक्षा तो विपक्ष के नेताओं को भी मिलती है और सुरक्षा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, वो जरूरत होती है, जिसे खतरा होता है दी जाती है, तो दी गई होगी। बाकी बालियान जी सक्षम है, वो जो कहे भाई। क्या सलाह देंगे संगीत सोम संजीव बालियान साहब को, जिस तरीके से कल आरोप प्रत्यारोप लगाए? मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि परिवार है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी बात पार्टी में कहनी चाहिए, ना कि मीडिया के जरिए। संगीत सोम की हार में कितना हाथ संगीत सोम का नजर आ रहा है संजीव बालियान जी के हार? देखिए, मैं बताया ना, मेरी जिम्मेदारी सरदना की थी और सरदना पे पार्टी नहीं हारी है। ये थे हमारे साथ यूपी के फायर ब्रांड बीजेपी नेता संगीत सोम संजीव बालियान जी के आरोप पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मेरी जिम्मेदारी थी सरदना विधानसभा, वो मैंने जिताकर भेजी है और कहीं ना कहीं संजीव बालियान जी को अपने बयानों पर सोचना चाहिए। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, के न्यूज मेरठ। बढ़ते आगे बात करते हैं सांसद बनने के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कार्यकर्ताओं के साथ डेरा बाबा नानक के गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका और कहा कि अर्जन देव जी का शहीदी दिवस और एक खान तपस्वी और जिस तरह से उन्होंने गुरबाणी से जुड़ना और शांति का उपदेश दिया, जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में शांति का प्रचार किया, उसके लिए सभी को गुरु अर्जन देव जी महाराज को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और दुनिया को उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। शांति ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ
ਇਹਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵਾਜਿਆ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾप्त ਹੋਈ। हरियाणा में गरीब लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत आज प्रदेश के अलग अलग जिलों में 7500 से अधिक बीपीएल लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लॉटों पर कब्जा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और इसको लेकर जगधारी में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के 200 लाभार्थियों को कब्जा प्रमाण पत्र सौंपे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कृषि मंत्री के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सोनीपत में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को बड़ी स्क्रीन के जरिए दिखाया और मुख्यमंत्री के संबोधन को लाइव सुना गया। यहाँ पर लाभार्थियों को बधाई देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। देखिए, इनका हर बार का कोई पहली बार का नहीं है, ऐसा हर बार इसी प्रकार से भ्रमित करते हैं। आज से पहले ये लोगों को गुमराह कर रहे थे कि भाई जो ईवीएम मशीन है उसमें ये हेराफेरी कर लेते हैं। अब की बार इन्होंने कह दिया कि भाई संविधान को बदल देंगे ये और आरक्षण को समाप्त कर देंगे। उससे पहले भी लगातार कांग्रेस इसी प्रकार का भ्रम फैलाने का काम करती है। ये लोगों के बीच में जाके उनकी सेवा करने की बजाय पूरे टाइम में इसी प्रकार की तैयारी करते हैं कि किस प्रकार से लोगों को भ्रमित कर सकते। जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर ने तहसील मुख्यालय कुटर में कुटरू क्षेत्र के ग्रामीणों संघ क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर बीजापुर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से 7 मांगे शामिल की गई। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए तेंदुआ पत्ता का नगद भुगतान किया जाए, सोमा जोड़ियम को उसकी जमीन वापस दी जाए और गांव-गांव से निर्दोष ग्रामीणों को पकड़कर पुलिस के द्वारा बेवजह मारपीट कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है और तत्काल बंद किया जाए। निर्दोष आदिवासी और ग्रामीणों को फर्जी मुठभेड़ में मारना बंद किया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुटरू में पिछले 4 महीने से डॉक्टर नहीं है, इस बात की भी नाराजगी, उन्हें जल्द से जल्द पदस्थ करने की मांग। आदिवासियों को जेल भेजना बंद करो, तेंदुपत्ता का पैसा न रखो। कुटरू निवासी जो वहाँ के मूल निवासी भी हैं, सोमा चेडियम को लगातार बेवजह कुछ वर्ग विशिष्ट लोगों के द्वारा परेशान करने का काम किया, पिछले लंबे समय से किया जा रहा था और वो प्रताड़ित थे बेचारे। और बेवजह कुछ दिन पूर्व में तहसीलदार और पटवारी की मिली वजह से उस मकान को तोड़ने का काम हुआ है, बुलडोजर चलाने का काम हुआ, जिसका पहले भी हम लोगों ने विरोध किया था। और आज भी ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग किए हैं कि वे गरीब आदिवासी है उसका जो जमीन उन्हें वापस दिलाया जाए और वो फिर से वो मकान बनाकर अपना धंधा पानी रोजी रोटी चलाए। ये मांग हमने ज्ञापन के माध्यम से किया है। अगर नहीं होता है तो आने वाला समय फिर से उसी स्थल पर हम जमा होंगे और फिर से वो जमीन कैसे मिले उस दिशा में हम प्रयास करेंगे। खबर रतलाम से है, जहां एशिया की टॉप मंडियों में शुमार जवारा की कृषि उपज मंडी में अक्सर देखा जाता है कि प्लेटफॉर्म पर किसानों के बजाय व्यापारियों का जो माल है वो पड़ा रहता है और ऐसे में बारिश के दौरान किसानों का जो माल है वो बारिश से ना भीगे, इसको लेकर मंडी प्रशासन ने जिन व्यापारियों का माल प्लेटफॉर्म पर रखा गया था अपना माल हटाने के लिए आदेशित किया, लेकिन कुछ व्यापारियों ने मंडी प्रशासन के लिए आदेश की ओर से ध्यान नहीं दिया गया और अपना माल नहीं हटाया गया। ऐसे में मंडी प्रशासन करीब सुबह हरकत में आया। प्लेटफॉर्म पर रखे माल को जेसीबी से हटाने का काम शुरू किया गया। प्लेटफॉर्म पर जेसीबी चलते देख मंडी में हड़कंप मचा। शाम को बढ़ाना, आज शाम को बढ़ाना।
आदेश दिए गए थे। तो सीधे खबरों के बीच दिल्ली तो हरियाणा सरकार पर आरोप और एलजी को कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आई आतिशे। खबरों में वापस लौटते हैं। खबर जम्मू कश्मीर से है। शिवा खोड़िया धाम से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल रहे। इसमें से लश्कर कमांडर अबू हमजा के भी शामिल होने का शक जताया जा रहा है। आतंकियों ने हमले में अमेरिकी M4 राइफल का इस्तेमाल किया और चौथे आतंकी की मौजूदगी की आशंका भी जताई जा रही है। आतंकियों की तलाश में ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से रियासी राजौरी के जंगल में अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और राज्य जांच एजेंसियां जो टीम है वो सबूत जुटाने में जुटी हुई हैं। अधिकारियों ने बताया कि बस में सवार श्रद्धालुओं और प्रत्यक्षदर्शियों से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर चौथा आतंकी जो हमलावर है वो उसके होने की आशंकाएं तेज हो गई हैं। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव जीतने के 6 दिन बाद केस दर्ज हो गया है और पूर्णिया के एक बड़े फर्नीचर व्यवसायी ने पप्पू यादव पर 1 करोड़ रुपए का मांगने का आरोप लगाया और जबकि 1 करोड़ की रंगदारी का केस दर्ज होने पर पप्पू यादव भड़के और बोले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच करा ली जाए। पूर्णिया पुलिस के मुताबिक पीड़ित फर्नीचर व्यवसायी ने शिकायत में बताया कि 4 जून को मतगणना वाले दिन पप्पू यादव ने उसे अपने घर बुलाया था। जब व्यवसायी पप्पू यादव के घर पहुंचा तो उन्होंने उससे 1 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। पीड़ित ने पुलिस को यह भी बताया कि पप्पू यादव ने पैसे मांगने के साथ साथ धमकी भी दी और कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इसके अलावा पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगले 5 साल तक पूर्णिया के सांसद रहने वाले हैं और उसे तब तक उनसे निपटते रहना होगा। फर्नीचर व्यवसायी की शिकायत के बाद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनके करीबी अमित यादव के खिलाफ मुसफ्फल स्टेशन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। अगली खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव 77 साल के हो गए हैं। लालू यादव के जन्मदिन पर परिवार के लोगों ने आरजेडी सुप्रीमो का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। राबड़ी देवी के आवास में जो सर्कुलर रोड है परिवार के बीच लालू यादव ने अपने हाथों से केक काटकर बिहार के गोपालगंज में जन्मे और लालू यादव ने छात्र जीवन से राजनीति की जो शुरुआत की थी इसके बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री और फिर देश के रेल मंत्री भी बने। परिवार के साथ लालू यादव के जन्मदिन मनाने का जो वीडियो भी है वो भी सामने आ रहा है। आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर उनकी पत्नी जो है राबड़ी देवी उन्हें केक खिलाती हुई नजर आ रही हैं और इस मौके पर बड़े बेटे तेज प्रताप सिंह बेटी रोहिणी आचार्य भी नजर आ रही हैं और लालू यादव का जन्म 11 जून 1948 को गोपालगंज में फुलवरिया गांव में हुआ था। लालू यादव ने के जो भाई हैं पटना जाने से पहले अपने गांव के स्थानीय मिडिल स्कूल में पढ़ाई कंप्लीट की। Happy birthday to you. Happy birthday to you. आप जिए हजारों साल सबकी यही है आरज़ू।
हैप्पी बर्थडे टू यू। रुक करते हैं अगली खबर का। गोंडा से अहम खबर। 18 वर्षीय किशोरी की गला रेत कर हत्या की गई है। सोते समय हत्यारे ने वारदात को अंजाम दिया। घर के बंटवारे को लेकर ये कहासुनी हुई। गांव के पुस्तैनी घर में कई वर्षों से ये विवाद चला आ रहा था और मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड की टीम, फॉरेंसिक टीम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और धानेपुर के तुलसीराम पूर्वा की ये घटना बताई जा रही है। कई वर्षों का ये विवाद था और इसी की वजह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। हालांकि घटनास्थल पर जो फॉरेंसिक टीम है, डॉग स्क्वाड पहुंचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। थानेपुर के तुलसीराम पूर्वा की यह घटना सामने आ रही है, जहां पर 18 वर्षीय किशोरी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। सोते समय हत्यारों ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो घर के बंटवारे को लेकर कहासुनी हुई थी और ये कहासुनी इस तरीके से विवाद में तब्दील हुई और एक लंबे अरसे से ये विवाद चला आ रहा था और इसी को लेकर इस 18 वर्षीय युवती को मौत के घाट उतार दिया। दिनांक 10-11 जून की मध्य रात्रि लगभग 3 बजे राजेश कुमार शुक्ला द्वारा थाना धानेपुर को यह सूचना दी गई कि भूमि एवं संपत्ति संबंधी विवाद में उनके भाई एवं भतीजों द्वारा उनकी 21 वर्षीय पुत्री की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर धानेपुर पुलिस तथा उच्च अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंच गए। मौके पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया। जिन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप लगाए जा रहे थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। 100 का पंचायतनामा करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल के निरीक्षण और जांच के समय कुछ परिस्थिति जन्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस घटना से परिवार में चीख पुकार। जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, गला रेत कर मौत के घाट उतारा गया। 18 वर्षीय इस युवती को प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल जारी। मुरादाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। पुलिस उप महानिरीक्षक ने निरीक्षण किया और 2 दिन के निरीक्षण में संतोषजनक चीजें पाई गई। डीआईजी मुनिराज ने निरीक्षण किया। थाना पाक बड़ा पुलिस लाइन एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के बाद डीआईजी ने प्रेस वार्ता भी की। डीआईजी ने साफ सफाई की प्रशंसा की, तारीफ की और कमियों को सुधारने के लिए एसएसपी ने दिशा निर्देश दिए। तो निरीक्षण के दौरान फिलहाल जो चीज़ें निकलकर सामने आई उसमें दिशा निर्देशित भी दिया गया है कि उन चीज़ों को और चुस्त दुरुस्त किया जाए। फिलहाल किसी भी तरीके की कोई खामी नज़र नहीं आई। थाना पाक बड़ा पुलिस लाइन एसपी ऑफिस का निरीक्षण और निरीक्षण के बाद प्रेस वार्ता की गई। तो डीआईजी ने प्रेस वार्ता की और डीआईजी ने साफ सफाई की तारीफ की।
रुक करते हैं अगली खबर का। विकासनगर से खबर, कंटेनर और स्कूटी की टक्कर हुई है। 108 की मदद से सीएचसी सहसपुर पहुंचाया गया। इलाज के दौरान स्कूटी सवार की मौत हो गई। पुलिस ने कंटेनर चालक को हिरासत में लिया। पुलिस दुर्घटना की जांच पड़ताल में जुटी। सलाकुई थाने के मेन बाजार की यह घटना सामने आ रही है। इलाज के दौरान स्कूटी सवार की मौत। पुलिस ने कंटेनर चालक को भी हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पीलीभीत से खबर, खुलेआम तमंचे से फायर करने का वीडियो सामने आ रहा है। हिस्ट्री शीटर के भाई तमंचे से फायर करते हुए नजर आए। इस वीडियो में आरोपी पवन कुमार को लोगों ने रोकने का भी प्रयास किया। आरोपी ने खुलेआम तमंचे से फायरिंग किया। आरोपी बिसलपुर के गांव चौसरा निवासी बताया जा रहा है। आरोपित का भाई रिंकू एक मामले में पीलीभीत जेल में बंद भी हो चुका है। फायरिंग किसी राहगीर ने फायरिंग का वीडियो बनाया है, जो कि अब वायरल हो रहा है। बढ़ते आगे खबर बुलंदशहर से है, जहां फर्जी एसओजी टीम बनकर 2 युवकों को पीटने का मामला सामने आ रहा है। पीड़ित युवकों के मुताबिक अगर खुद को एसओजी टीम बताने वाले लोग सलमान खान फायरिंग मामले में भी सवाल उठा रहे हैं और फर्जी एसओजी टीम ने पहले युवकों को नशा कराकर बेरहमी से पीटा, फिर छोड़ने के बदले में करीब 70,000 रुपए वसूले। तो मारपीट के बाद युवकों को वलीपुरा नहर के पास कार से फेंककर फर्जी एसओजी टीम जो है फरार हो गई। पीड़ित युवकों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस की जांच जारी है इस मामले को लेकर और पूरा मामला बुलंदशहर कोतवाली सिटी क्षेत्र के हमेश हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। इसमें ज़्यादा आ रहा है। अब ये महंगा फोन है थोड़ा सा। ये वाले कंधा दिखा पूरा। इसमें ज़्यादा आ रहा है। अब ये महंगा फोन है थोड़ा सा। खबर लखनऊ से है, जहां कामदा पुलिस चौकी में बस परिचालक की बर्बरता से पिटाई पर कार्रवाई हुई है और पूर्वी प्रबल प्रताप सिंह ने 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया। चिन्हट थाने में तैनात चिन्हट में ये सब इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल विजय प्रताप सिंह, कांस्टेबल कुलवंत सिंह और इम्तियाज अमित कुमार लाइन हाजिर किए गए हैं। इस मामले में बस परिचालक संतोष दुबे उर्फ बद्र दुबे की पिटाई मामले में पुलिसकर्मियों पर यह एक्शन हुआ है। लाइन हाजिर किया गया। कामदा तिराहे पर जीप आग लगाकर पुलिसकर्मियों ने बस को रोका था और परिचालक की बेरहमी से पिटाई की थी। बर्बरतापूर्ण तरीके से चौकी में ले गए थे और पाइप से पिटाई की गई थी। परिचालक को इस बीच गंभीर चोटें आई थी। मामले में एससीपी विभूति खंड को जांच सौंपी गई थी और इसके बाद चिन्हट थाने में 5 पुलिसकर्मी अब लाइन हाजिर किए गए हैं। उत्तर पश्चिम का रुख करते हैं। पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम इस हफ्ते यहां पर लू का असर जारी रहेगा और इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इससे पहले अप्रैल और मई के महीने में देश के विभिन्न हिस्से
में तेज लू जो है इसका लोग सामना करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्य भी इसमें शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। सीएससी के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे के मुताबिक उत्तर पश्चिम में शुष्क हवाओं का असर यहां पर देखने को मिलेगा। मैदानी भागों में होता रहेगा। जब बंगाल की खाड़ी से मानसून वाली हवाएं आना शुरू होंगी तब मौसम में थोड़ा बदलाव होगा। और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, 12 बस टर्मिनल में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा और यह अहम खबर यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने अब तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। नागरिक सुविधाओं में इजाफा, रेवेन्यू बढ़ाने पर अब फोकस किया जा रहा है। जिस तरीके से ये योजनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, तो आगरा, गोरखपुर, बुलंदशहर शामिल हैं जहां पर निर्माण होगा। नागरिक सुविधाओं में इजाफा, रेवेन्यू बढ़ाए जाने की कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं। अब निर्माण होगा बुलंदशहर, गोरखपुर, आगरा, मिर्जापुर में। तो गढ़, मुक्तेश्वर, मथुरा, कानपुर, वाराणसी में फिलहाल पुराने बस अड्डों के मेकओवर को जल्द अब रफ्तार मिलेगी। तो यूपी राज्य परिवहन की तरफ से अब तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। रेवेन्यू बढ़ाए जाने पर अब फोकस किया जा रहा है। तो पूरा फिलहाल तैयारियां कर ली गई हैं। रोड मैप बना लिया गया। जिस तरीके से नागरिक सुविधाओं को इजाफा देने का जिक्र किया गया है, आगरा, गोरखपुर, बुलंदशहर, मिर्जापुर में अब जल्द ही निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। लखनऊ से अहम खबर, गढ़, मुक्तेश्वर, मथुरा, कानपुर में भी शुरुआत होगी। पुराने बस अड्डे के मेकओवर को जल्द अब रफ्तार मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। और इसी बीच लखनऊ से एक और अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बैठक बुलाई है। तो सिंचाई मुख्यालय में बाढ़ के संबंध में बैठक बुलाई गई। बारिश से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश। तो 338 में 164 जो परियोजनाएं हैं वो पूरी हुई। तो बाढ़ से किस तरीके से
निपटा जाएगा, क्योंकि लगातार अब मॉनसून आने से पहले, बारिश से पहले जो तैयारियां हैं उन्हें चुस्त दुरुस्त रखने के लिए निर्देशित किया गया। इस वजह से ये बेहद अहम बैठक 338 में से 164 जो परियोजनाएं हैं वो पूरी हुई हैं। लखनऊ से अहम खबर, और इन तमाम अहम बिंदुओं को लेकर फिलहाल ये बैठक सिंचाई मुख्यालय में बाढ़ से निपटने के लिए निर्देशित किया गया। अधूरे कामों को पूरा करने की हिदायत। क्योंकि लगातार अब बारिश, जब मानसून आता है तो तमाम खामियां उन व्यवस्थाओं की देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो तमाम परियोजनाएं हैं जो बारिश के मौसम में, उन व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के आदेश, और साथ ही जो सिंचाई मुख्यालय है, बाढ़ के संबंध में ये बैठक रखी गई है कि अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए। तो इसको लेकर तैयारियां चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश। 338 में से 164 परियोजनाएं पूरी हुई। और इसी बीच कौशाम्बी से खबर आपको बता दें, कौशाम्बी से अहम खबर सामने आ रही है। नौकरी का झांसा देकर छात्रा से दुष्कर्म किया गया है। तो बहला फुसला कर दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के बाद गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गए। तो गांव के ही एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। कौशाम्बी से यह अहम खबर सामने आ रही है। नौकरी का झांसा देकर इस घटना को अंजाम दिया गया। तो गांव के युवक पर ही गंभीर आरोप लगाया गया। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया नौकरी का झांसा देकर। अनिरुद्ध इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। अनिरुद्ध, क्या जानकारी, क्या प्रशासनिक स्तर पर इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? जी, आपको बता दूं कि पीड़िता का कहना है कि उसी के गांव का एक युवक है जो दिल्ली में आनंद विहार में रह के नौकरी के लिए बहला फुसलाकर उसको महीनों पहले ले गया, जिसके बाद उसको अपने कमरे ले गया। कमरे में उसके साथ दुराचार करता है। उसके बाद नौकरी न दिलाकर उसको अपने कौशाम्बी जिले के शहजादपुर गांव लाकर छोड़ गया, जहां पे पीड़िता शहजादपुर चौकी और कोकराज थाना का चक्कर काट कर आज थक हार कर पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के पास आकर शिकायत किया। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अब फिलहाल शिकायत दर्ज कराई गई है। आगे देखना ये होगा कि इस मामले में क्या आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होती है।
खबर पीलीभीत से है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में धांधली को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। नीट परीक्षा में, जो कि देश की बड़ी परीक्षाओं में से एक है, इसका पेपर लीक हो गया और भ्रष्टाचार में डूबी मोदी सरकार सभी प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उसका पेपर लीक करवाने की जिम्मेदारी ले रखी है, जिसकी वजह से नौजवानों को अपने उज्जवल भविष्य का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। नीट परीक्षा का परिणाम 14 जून को आना था, लेकिन 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम के लिए नीट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। सवाल उठता है कि किस गुनाहों को छिपाने के लिए इसका परिणाम उसी दिन घोषित किया गया। तो नीट परीक्षा लीक मामले में अब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी फिलहाल प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ने ज्ञापन सौंपा है, क्या ज्ञापन में मांग की गई है? हमारी की गई है कि जिस तरह से अभी हाल ही में नीट परीक्षा के रिजल्ट में जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले की जांच को लेकर एक कमेटी गठित की जाए और जल्द से जल्द उस घोटाले में जो लिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और लगातार पिछले दिनों से हम देखते आए हैं कि जो जितनी सारी भर्तियां हो रही हैं, परीक्षाएं हो रही हैं, सभी के पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये किस तरह से हो रहा है, कौन लोग इसमें लिप्त हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी बीच अमरोहा से अहम खबर सामने आ रही है। अमरोहा से खबर आपको बता दें, सफाई को लेकर स्पेशल सतर्क टीम का गठन, पेयजल आपूर्ति को लेकर जनरेटर की व्यवस्था भी की जाएगी। शहरवासियों से अपील की गई है कि कचरे को निश्चित स्थान पर डालें, यानी कि साफ सफाई का ध्यान रखें। अधिशासी अधिकारी ने जानकारी दी। नगर पालिका परिषद के जो आला अधिकारी हैं अमरोहा से खबर है, ईद उल अजहा को लेकर ये नगर पालिका पूरी तरीके से एक्टिव है और इसी को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का